साथियों कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जनगणना हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना। इतना ज़्यादा डेटा है कि उसको एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं था। संभव इसलिए नहीं था ताकि डेटा है, फैक्चुअल है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं और आप लिखते लिखते थक जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट वाइज करके बीच में हो सकता है, अगर हो सकेगा तो बीच में पहला वीडियो कोई और आ जाएगा जीएस से रिलेटेड, या तो यही हम करेंगे कि डायरेक्ट इसका दे देंगे। पढ़ना तो है ही, तो पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमें जॉब लेना है, तो पढ़ने से हम बच नहीं सकते। खुद को कितना बचाएंगे, बचाते बचाते यहाँ तक पहुँचे, अभी भी बचाएंगे। तो बचाना नहीं है, डेटा पूरा रटना है। रटना इसलिए कि माइंड में रखना है। और ये डेटा एक फैक्ट, जैसे इसमें जो फैक्ट हैं वो इस तरह से हैं कि कहीं कहीं लगता नहीं कि सेम लग रहा है, तो उसमें मिसमैच हो जाएगा और गलत हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे पढ़ने के बाद आप एक बार जो रफली रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने लिख के रिवीजन करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है और ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। साक्षरता दर, तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की हम यहाँ पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कुल कितनी है, तो कुल है 67.7%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। इसमें महिलाओं की कितनी है और पुरुष की कितनी है, तो पुरुषों की है इसमें 77.3%, 77.3%। एंड जो फीमेल है इनकी क्या है, इनकी 57.2% है। टोटल जितनी महिलाएं हैं उनमें से इतने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, और जितने पुरुष हैं उनमें से इतने परसेंट पुरुष साक्षर हैं। पूरा सीधा का सीधा मतलब ये है इसमें। फिर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि टॉप 5 मतलब शीर्ष 5 जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले शीर्ष मतलब टॉप 5 नहीं 3 लिखो, इसमें 3 जिले कौन कौन से हैं, कितनी उनकी परसेंटेज है साक्षरता की। तो सबसे पहला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जहां पर है। नोएडा का हमने बताया था, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, तो न्यू ओखला, एन से न्यू, ओ से ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहते हैं नोएडा। तो गौतम बुद्ध नगर है पहला कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा पहला गौतम बुद्ध नगर का परसेंटेज कितना है, 80.12 नहीं 80.12%। इतनी परसेंटेज वहाँ की जो लिटरेसी है, जितना पॉपुलेशन है उसमें से 80% लोग उसमें साक्षर हैं। साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षर कि आप अगर आ और अपना साइन करना जानते हैं तो आप साक्षर कहलाते हैं, मतलब आपको वर्णमाला की पहचान हो तो आप साक्षर कहलाते हैं। मतलब अक्षरों से आपका परिचय हो तो आप साक्षर कहलाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में 80.12% है। और इसके बाद है कानपुर नगर। कानपुर नगर में 79 लगभग 79 कानपुर नगर। आपसे इतना परसेंटेज ये सब नहीं पूछा जाएगा, कानपुर नगर आप ये लिख लीजिए। और तीसरा क्या है, औरैया तीसरा। ये टॉप साक्षरता वाले 3 जिले हैं सर्वाधिक। अब न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं, न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं, तो इसको हम इधर लिखते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, तो दूसरा नंबर हमारा है, पहला कौन सा है, श्रावस्ती। देख लो हम लोग पढ़ने में कहां पर हैं। पढ़ने के बाद चलो साक्षरता में भी हम दूसरे नंबर पे हैं, नीचे से दूसरा है बहराइच। और तीसरा कौन सा इसमें है, तीसरा बलरामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। श्रावस्ती की साक्षरता दर कितनी है, तो 46.7% लगभग 46.74 है, हाँ 74% है श्रावस्ती की। बहराइच की है 49.4%, तो 49.4% थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। और फिर बलरामपुर, ये तीनों हमारे पड़ोसी जिले हैं और तीनों चौपट किए हैं साक्षरता की दृष्टि से। इसमें 51.3% है साक्षरता दर, और श्रावस्ती में कितना बताया था, 46.74%। ये हो गया। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, इसमें अगर डेटा आ जाता है तो हम लिखेंगे, पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले। अब पहले पुरुष पढ़ लें कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले यहाँ पे लिखते हैं। सुनो 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला डाटा आपने नोट किया,
तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, और थोड़ा सा इसलिए हटाते हैं ताकि इसी में हम नोट कर देंगे, बार बार लिखना ना रहे हमें। ओके, क्या बात हमने कहा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक पुरुष यहाँ पे लिख लो, सर्वाधिक इतना बढ़ाना पड़ेगा, सर्वाधिक और फिर पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष तीन नहीं कर लो, 5 जिले कर लो, क्योंकि अब डाटा थोड़ा अंदर पूछने लगा है तो इनको 5 कर लो। तो सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ के शिक्षित हैं? तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर के पुरुष शिक्षित हैं। फिर उसके बाद औरैया के हैं, फिर उसके बाद है इटावा और गाजियाबाद झांसी। तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। गौतम बुद्ध नगर, फिर है औरैया, फिर है इटावा, चौथा कौन है? गाजियाबाद, पांचवा कौन है? झांसी। आपको इसमें क्या करना है, एक चीज थोड़ा करना है कि जो गौतम बुद्ध नगर है इसमें आपको परसेंटेज आपको माइंड में रख लेना, याद नहीं करने को बता रहा हूं, माइंड में, कि गौतम बुद्ध नगर में टोटल जितने पुरुष हैं उसमें से 88.1% साक्षर हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले हो गए। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले, तो न्यूनतम, और यहाँ पे लिख लो पुरुष साक्षरता वाले कितने जिले लिख दे? 5 जिले इसमें भी लिख दें, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन सा है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, हम ही लोग चौपट हैं उसमें। फिर 2 और आ जाते हैं, बदायूं और रामपुर। बहराइच में कितना है? 58.34% पुरुष जो है वो साक्षर है। टोटल आबादी में 58.34% साक्षर हैं। तो श्रावस्ती न्यूनतम पुरुष साक्षरता में, श्रावस्ती जानते हो न्यूनतम क्या कहते हैं, महिला साक्षरता में भी ये श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, फिर बलरामपुर के बाद श्रावस्ती होगा, बहराइच होगा, बलरामपुर, और बलरामपुर रामपुर, नहीं रामपुर नहीं, बलरामपुर बदायूं, श्रावस्ती, BBB और रामपुर। बदायूं से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, शायद याद हो, कि गंगा की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है बदायूं जिले में है। फिर रामपुर से आजम खां सांसद थे, जानते ही हैं, आजम खां इस समय जेल में है। महिमा देखिए ऊपर वाले का, कह लीजिए इस समय का कुचक्र, कि रामपुर में इन्होंने अत्याचार किया, मतलब जो भी इनके ऊपर आरोप लगे, रामपुर में इन्होंने राज किया, अपना जो भी शासन चलाया। अब सजा कहाँ काट रहे हैं? तो सीतापुर की जेल में काट रहे हैं। रामपुर और सीतापुर, संयोग देखिए कितना, कैसे कहाँ से बना हुआ है। सोचने वाली बात है, मैंने जब सुना तो मैं भी दंग रह गया कि वास्तव में कहते नहीं कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ ऊपर वाला होता है, और अच्छी तरह से ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि रामपुर में उन्होंने इतना ज़्यादा जो भी किया, जैसे कहते नहीं, जो भी आरोप सामने आए उसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं। तो उनको सज़ा कहाँ मिल रही है? सीतापुर की जेल में मिल रही है सज़ा। राम से और सीता से क्या कनेक्शन यहाँ पे जोड़ा गया। फिर अब देखो सर्वाधिक पुरुष के बारे में पढ़ लिए, तो अब सर्वाधिक महिला के बारे में पढ़ते हैं। अभी मत नोट करिएगा, इसको हम डिलीट कर दें वरना आप लोग छापने लगेंगे। भाई मेरे पढ़ते रहना, 10 दिन और कंट्रोल, मेरे उदय, मजनू, सब लोग कंट्रोल करिएगा। 10 दिन लिख के लगा लो कि 10 दिन में ज़िंदगी बदलने वाली है। 10 दिन में डरना मना है, डरिए सिर्फ उतना जितना फिक्र करने की ज़रूरत है, बस फिक्र के हिसाब से डरिए, बाकी मत डरिएगा। अब यहाँ से देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले, महिला साक्षरता वाले शीर्ष 5 जिले कौन है? कानपुर नगर है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। लखनऊ तीसरे पे है, तो पहला कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। लखनऊ दूसरे पर है, लखनऊ की महिलाएं शिक्षित हैं दूसरे स्थान पे। कानपुर नगर, लखनऊ, फिर GB नगर, GBN लिख दिया, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। ये हो गए सर्वाधिक साक्षरता वाले शीर्ष 5 जिले। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले शीर्ष 5 जिले। तो न्यूनतम, पहला कहाँ है? पहला है श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, बहराइच में तीसरे स्थान पर है, थोड़ा बदल गया यहाँ पे। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, फिर बदायूं और रामपुर।
टोटल वही है लगभग जो हमने बताया था। तो श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, 3 याद कीजिए, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और फिर रामपुर। इसके बाद हम क्या, अब इसको देखिए बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। जैसे पुरुष साक्षरता वाला था तो पुरुष साक्षरता वाला भी ऐसे था, लेकिन उसमें दूसरे स्थान पे क्या था, बहराइच था। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। जो न्यूनतम पुरुष वाला था, हालांकि उस पर चर्चा नहीं करते वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी का, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के बाद हम पढ़ेंगे लिंगानुपात, कि कौन सी लिंगानुपात कितनी है, जो बच्चों की लिंगानुपात कितना है और बड़ों का लिंगानुपात कितना है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो लिंगानुपात है, क्या है लिंगानुपात, इसमें पूरा डाटा हम क्लियर करेंगे। यूपी सेक्स रेशियो, हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब यह कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो जो नया डाटा है, मतलब 2021 के अनुसार, सॉरी 2011 के अनुसार, ये 2011 का डाटा पढ़ रहे हैं, 21 का भी आया नहीं है इस समय। 2000 यहाँ पे 11 लिखना था हमें, 2011 का डाटा है। कितना लिंगानुपात है, तो है 912। 912 बात करेंगे कि 912 है तो इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो इसमें वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में 14, मतलब 14 अंकों की वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले वर्ष, मतलब 11 के बाद 10 की बात नहीं कर रहे, पिछली जनगणना की तुलना में 2001 की तुलना में उसमें कितनी थी, 898 थी, तो वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 14। देखिए लिंगानुपात कम है, भारत का भी कम है, इसका भी कम है। कई तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा सेक्स रेशियो में सुधार करने के लिए। तब भी मैंने देखा है, मैंने सुनने में आता है कि जैसे भ्रूण की जांच करा के, फिर जो अगर मान लीजिए कि बच्चियां हैं, लड़की है भ्रूण में, तो उसकी हत्या करा देते हैं, उनको सिर्फ लड़के चाहिए। अब चाहे, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि नहीं, चाहे बाहर आ जाए, दुनिया में आ जाए, जन्म ले ले, तब उसको उसकी हत्या कर दो, और चाहे उसकी गर्भ में ही हत्या कर दो, बात दोनों बराबर है, आप कहे जाएंगे हत्यारे ही कहे जाएंगे। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो अंदर अंदर तो खुश रहे, ऊपर ऊपर तो खुश रहते हैं, लेकिन अंदर से उनको एक खुन्नस खाए रहती है कि हमने अपने ही औलाद की हत्या कर ली। ऐसे माँ बाप होते हैं, और मॉडर्न जो है वो ऐसा ही काम करते हैं कि जो जान जाते हैं भ्रूण की जांच करा के, कि जान जाते हैं कि हाँ अगर बच्ची लड़की होने वाली है तो उसकी हत्या करा देती है। हालांकि सरकार के प्रयासों द्वारा समाज में जो आ रहे हैं बदलाव हैं, उनसे कई मायनों में अब सुधरने लगी हैं चीज़ें। वरना ये होता था कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो जो माँ बाप होते थे, मतलब सास और ससुर, सबसे ज़्यादा तो सास जो होती है, अभी भी जो बहुएं हैं उनकी सास जो होती है उनका मुंह फूल जाता है गुब्बारा कि लड़की हुई है, ये नहीं जानती है कि लड़की होती है। देखो लड़के और लड़की, प्रश्न भी आता है, देख लीजिए। देखो पुरुष के पास X और Y होता है क्रोमोजोम, और महिलाओं के पास XX क्रोमोजोम होता है। जब ये X इससे मिलेगा तो XX बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी, लड़की। ये इससे बनेगा तो XY बनेगा, तो क्या बनेगा, लड़का। फिर ये इससे बनेगी तो क्या बनेगी, लड़की, XX। और फिर जब इसका इससे होगा तो क्रॉस जब होगा तो क्या बनेगा, लड़का। मतलब ये जानिए कि लड़का और लड़कियों के निर्धारण में किसकी भूमिका है, तो लड़का और लड़कियों के निर्धारण में भूमिका है पिता की, क्योंकि ये Y जिसमें आता है वही लड़का बनता है। तो जो सास लोग हैं, ये लोग मुंह फुला लेती हैं, उनको बताना चाहिए आपको कि दोष लड़कियों में नहीं है, दोष होता है लड़कों में, जिनकी वजह से लड़के नहीं होते, क्योंकि इनमें Y क्रोमोजोम जो होता है ये यहाँ पे फ्यूज नहीं होता है, तो इसलिए लड़कों का चांस नहीं होता है। और जब कभी ये X से मिलेगा तो उनमें सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। तो इसमें महिलाओं को ताना मारा जाता है, और पता नहीं क्या क्या जो कुप्रथाएं हैं वो सब चलती रहती हैं। तो ये जो Y क्रोमोजोम है ये जिम्मेदार है लड़कों के लिए। इसका कहते हैं लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न यहाँ से भी आता है कि लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है माता पिता में से, तो पिता का योगदान होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, पिता का योगदान, योगदान नहीं भूमिका, पूरी भूमिका ही होती है उनकी, पिता की।
क्योंकि उन्हीं के पास वाई है। अगर वाई अगर चला जाएगा, इनके पास तो दोनों हैं, ये दोनों हमेशा आते रहते हैं, चाहे ये आए चाहे ये आए, दोनों सेम है। लेकिन इनके पास अगर ये यक्स वाला आता है तो लड़की बनेगी, वाई वाला आता है तो लड़का बनेगा। तो इस तरह से कुछ होता है और समाज में कुप्रथाएं हैं, जानकारी का अभाव है। जो जानते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और आजकल के पुरुष भी इसमें आते हैं, सामने आते हैं और जो महिलाओं को ताना दिया जाता है उनसे बचाने का कार्य भी करते हैं कि नहीं, ताना ना दो, जो भी होगा हमारी किस्मत में है, देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है और देखा भी है कि हाँ, बच्चियों को गर्भ में ही मार देना, कितनी बताओ वो किस, अगर इस समय है हम लोग मान लो इतने वर्ष के हो गए हैं, हम लोगों को कोई मारने लगे तो कम से कम हम बोल तो सकते हैं। अगर कोई किसी को मारता है तो सबसे पहले किसको हम याद करते हैं? सबसे पहले याद करते हैं अपने माँ बाप को कि मम्मी बचा लो, पापा बचा लो। और जब गर्भ में रहता है वही बच्चा और उसी को उसके माँ बाप ही मारते हैं, तो बताओ वो अनजान अबोध वो क्या जाने कि कौन हमें मार रहा है। वो तो यही मन से कह रहा होगा, हे माँ बाप, हे मम्मी, हे पापा, हमें बचा लो। लेकिन वही माँ बाप दिल पे पत्थर रख के उनको मार देते हैं और समाज के सामने कहते हैं अरे मेरा 2 बेटा है, मेरे 1 बेटा है, बेटी नहीं है। और कहने में बड़ा गर्व फील होते हैं और धिक्कार है उनकी ऐसी ज़िंदगी पर। हत्यारे हैं वो। तो लिंगानुपात, अब लिंगानुपात कितना है? 912 है। टोटल पुरुष 1000, महिलाएं 912। मतलब हम लोग जिस श्रेणी में आते हैं तो कितना 88 वाले श्रेणी में आते हैं। 88 लोग जो ऐसे हैं वो कुंवारे ही रह जाते हैं हर साल। 88 लोग कुंवारे ही रहेंगे। 1000 पुरुषों को जब 912 ही महिलाएं मिल रही हैं शादी के लिए, तो 88 लोग जो हैं वो कुंवारे ही रह जाएंगे। और इनका तो मैंने नाम भी रखा था कुंवारे लोगों का, लेकिन खैर छोड़िए, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। ये जो इसके पहले बताया सिलेबस में ही है हमारे। तो 912 कुल कितना है लिंगानुपात? अब यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये ओवरऑल लिंगानुपात है, ओवरऑल मतलब पूरे प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। फिर पूछ लिया जाता है शिशुओं का लिंगानुपात कितना है? शिशुओं का लिंगानुपात इनका है 902। इनमें कमी कितनी हो गई है? कमी हुई है 14 की कमी हो गई। पहले कितना था? 916 था। अब बताइए 98 शिशु जो है इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 98 लड़के जो हैं वो ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको कभी लड़कियां मिलेंगे ही नहीं, मतलब उनकी शादी असंभव है। इसी को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक से एक योजनाएं चला रही है सरकार कि आप जो कहते नहीं है कि गर्भ में ही शिशुओं को मार देना, भ्रूण जांच करा के, ये भी भ्रूण जांच भी अवैध घोषित कर दिया गया है, कानूनी अपराध है। फिर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि शिशु लिंगानुपात हो गया 902, कितनी की कमी हुई? 14 की कमी हुई। जो एससी है, अनुसूचित जाति है, इनका लिंगानुपात अगर पूछा जाए, अनुसूचित जाति, इनका लिंगानुपात कितना है? तो इनका है 907, इनमें भी कमी है। फिर अगर पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? ये उत्तर प्रदेश की अपनी बात कर रहे हैं, तो ये है 951। सोचो अनुसूचित जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, इनकी कितनी अच्छी स्थिति है कि सब में देखो सबसे ज़्यादा इनकी है, क्योंकि ये लोग प्रकृति के प्रेमी हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं जो आदमी आजकल जागरूक हो रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रकृति से दूर भाग रहा है, जागरूक होता है, साइंस की तरफ भागता है और साइंस की तरफ भाग के वो अनजाने में पता नहीं क्या क्या गलती करता है। प्रकृति में देखिए, कहते नहीं थे कि पीपल को ना काटो उस पर ब्रह्म बाबा रहते हैं। ये तो जो बना दिया गया था, ये कहते नहीं कि एक धारणा बना दी गई थी कि धर्म से जोड़ दिया गया था कि ब्रह्म बाबा रहते हैं। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण देवता जो रहते हैं उस पर, पीपल के पेड़ पे। लेकिन साइंटिफिक रीजन उसका क्या था कि पीपल का पेड़ जो है एकमात्र ऐसा पेड़ है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। और अगर ऐसे पेड़ को, जहां पर देखिए इतनी फैक्ट्रियां लग रही, इतना प्रदूषण है, अगर ऐसे पेड़ को काटने लगे तो बताइए, इन्हीं पेड़ों की वजह से कुछ बैलेंस बना हुआ है हमारे वायुमंडल में। तो इसीलिए देखिए, एक से एक ठेकेदार चाहे जितने बड़े हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई हिम्मत नहीं करता कि पीपल का पेड़ कटा दें, क्योंकि इतनी जटिलता से बांध दिया गया है धार्मिक भावना में कि उसको अगर कोई कटाता है तो पता नहीं क्या उनको चोट चपेट कहीं लग जाती होगी, लेकिन वो यही मानते हैं कि हमने पीपल का पेड़ कटाया है इसीलिए। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें धर्म में ऐसी भी हैं जिनका जुड़े रहना धर्म से जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है ताकि हम डर से उस काम को ना करें, और वही काम देखिए पीपल का पेड़ के साथ हम वही करते हैं, डर के मारे ही हम उसका कटाव नहीं करते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न इस तरह से आएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य बताइए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य लिख लीजिए, सर्वाधिक
लिंगानुपात वाले 5 राज्य। हमने क्या ट्रिक बनाया था? हमने क्या बनाया था? JADPS, देवेश प्रताप सिंह। JA से मतलब जाओ, जाओ देवेश प्रताप सिंह। तो क्या बनाया था ट्रिक? J से क्या हुआ था? पहला जौनपुर, अटाला मस्जिद वाला, अटाला। फिर दूसरा आजमगढ़, तीसरा डी से देवरिया, तीसरा क्या है? देवरिया। चौथा है प्रतापगढ़, और जो पांचवा है वो सुल्तानपुर। तो देवरिया, देवरवा ना मत लिखना, देवरिया है, देवरिया। चौथा प्रतापगढ़ और पांचवा सुल्तानपुर। ये टॉप 5 हैं लिंगानुपात वाले जिले। राज्य यहाँ लिख दिया, गलती, मुझको राणा जी माफ करना। इतना बिजी हो गया हूँ आप लोगों के इस शेड्यूल में कि ये मूवी भी देखने नहीं जा पाता हूँ। आज हमारे दोस्त आए हुए थे और मूवी देखने का ऑफर दिया, हमने कहा क्लास नहीं बनाया, कैसे जाएं? देखो कोशिश करेंगे कल जाएंगे, क्योंकि कल की क्लास हम सोच रहे हैं आज हम अपलोड कर देंगे। फिर है न्यूनतम, तो न्यूनतम यहाँ पे सर्वाधिक हो गया, तो न्यूनतम देख लीजिए। न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? इसका ट्रिक हमने नहीं बनाया था, लेकिन आप याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में सबसे ज़्यादा जागरूक है, साइंटिफिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और क्या है, जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। तो गौतम बुद्ध नगर, फिर है बागपत, हमीरपुर, फिर कानपुर नगर। कानपुर नगर महिलाओं में सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो कानपुर नगर में भी वही साइंटिफिक चीज़ें, जो मेडिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग। तो GBN मतलब गौतम बुद्ध नगर। दूसरा KN मतलब कानपुर नगर। तीसरा कानपुर नगर है। दूसरा है क्या कहते हैं, बागपत और हमीरपुर दोनों है। तीसरा B और H मतलब बागपत और हमीरपुर दोनों को दूसरे स्थान पे। तीसरा कानपुर नगर, और चौथा कौन है? औरैया है। कानपुर नगर के साथ साथ 3 है, जो 3 जिले हैं जो तीसरे स्थान पे, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। तो बांदा और मथुरा यहाँ पे लिख लीजिएगा, बांदा मथुरा, ये तीनों 3 नंबर पर है। चौथे नंबर पर कौन है? औरैया। तो 5 जिले नहीं, इसमें लिख लीजिए 4 ही जिले। ये हो गए हमारे लिंगानुपात से संबंधित आंकड़े। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो नगरीकरण है। हमारे उत्तर प्रदेश में कितना नगरीकरण है, जो कितना ग्रामीण परिवेश की जनसंख्या है, और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है, इसको हम पढ़ते हैं, इसको डिलीट करने के बाद। तो पढ़ते हैं हम नगरीकरण, उत्तर प्रदेश में नगरीकरण। देखिए नगरीकरण में क्या, सबसे पहले हम देश के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं। लिखिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए कि देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। तो यूपी का योगदान आप लिख लीजिए, देश के कुल नगरीय जनसंख्या में यूपी का योगदान, देश में यूपी का योगदान, मतलब यूपी का योगदान कितना है नगरीय जनसंख्या में, तो ये आप लिख लीजिए। आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे? ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 11.79%, 11.79%। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है हमारे देश में। तो कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, देश में यूपी का स्थान कौन सा है? दूसरा है। किसमें? कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से। नोट कर लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है, देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का परसेंटेज कितना है। तो देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में यूपी का परसेंटेज है 18.36। तो यहाँ पे लिखिए ग्रामीण जनसंख्या में देश के कुल, आप देश के लिख लीजिए, ग्रामीण जनसंख्या में यूपी का परसेंटेज कितना है, तो यूपी का परसेंटेज कितना है? 18.63% है, 18.63%। फिर आपसे पूछा जाता है, ये तो मान लो हो गया देश के बारे में। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ये हमने देश के बारे में बताया, ओवरऑल इंडिया के बारे में क्या, कि इंडिया के जितना नगरीय जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79%। फिर पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में
जो भी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, मतलब भारत देश में जो भी जनसंख्या नगरीय है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से है दूसरा स्थान। फिर तीसरा ये पूछा जाएगा कि देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का परसेंटेज कितना है, तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज है 18.63%। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के फैक्चुअल डाटा पे। क्या है कि प्रश्न पूछा जाएगा आपसे उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या कितनी है, तो हमने बताया था कुल जनसंख्या 19, 98, 12, 341, 199, 812, 341, ये हमने बताया था देश की कुल यूपी की कुल जनसंख्या। इसकी कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है जो उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या है, तो 22.3%। तो यूपी की लिख लीजिए यहाँ पे, यूपी के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट नगरीय जनसंख्या है, 22.3%। अगर स्थान पूछा जाए, ये तो 30वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, 30वां स्थान पूरे देश में। फिर पूछ लिया जाता है कि दशकीय वृद्धि इसमें कितनी हुई, तो दशकीय वृद्धि परसेंटेज हुई इसमें 28.82% दशकीय वृद्धि हुई है। एरो लगा दिया यानी कि दशकीय वृद्धि हुई है। अब आपको यह कंफ्यूजन होगा कि जब 28.82% की दशकीय वृद्धि हुई है तो यहाँ पे 22.3% कैसे है। हे मेरे दिल के चैना ये 28% है। देखो अगर 4 को कहते हैं कि 4 ये हो गया 6, तो कितने परसेंट बढ़ा, अपने का कितने परसेंट बढ़ा, तो ये 2 बढ़ा है ना, तो 2 को हम किस पे निकालेंगे, 4 पे निकालेंगे, फिर 100 करेंगे, तो 4 25 100, तो कितना बढ़ा, 50% बढ़ा। तो ये 50% है। टोटल वैल्यू इतनी थी, बढ़ी इतनी, लेकिन जो एक्चुअल बढ़ी है 50, तो ये बढ़कर इतनी हुई है, लेकिन बढ़ी कितनी है, ये समझ में आया कि हाँ 28 ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से है, और 28% जब बढ़ा है तब जाके पहुंचा है 22.3%। मैथ भी समझाना पड़ेगा हमें लगता है, वैसे मैथ लोगों की तेज होती है। फिर प्रश्न पूछा जाता है आपसे, जो बिल्कुल वैसा प्रश्न है कि पूछा ही जाएगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो टॉप जिले हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, यूपी के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। तो गाजियाबाद पहला है, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद, दूसरा है लखनऊ हमारी राजधानी, तीसरा है कानपुर नगर, कानपुर नगर और गाजियाबाद लखनऊ, फिर तीसरा क्या है कानपुर नगर, चौथा है गौतम बुद्ध नगर, नगर नगर में कंफ्यूज हो जाते हैं, गौतम GBN गौतम बुद्ध नगर, पांचवा है मेरठ। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा अगर ज़्यादा टफ बनाएंगे कि गाजियाबाद में जो नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 67.6% है, 67.6%। और लखनऊ में कितना है, तो लखनऊ में है 66.2%, 66.2%। इसको इसलिए बता रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि प्रतिशत वाले प्रश्न में भी यही सीरियल रहेगा, प्रतिशत वाले में भी यही ऑप्शन रहेगा। परसेंटेज के हिसाब से भी इनमें सबसे टॉप 5 सबसे है ज़्यादा। फिर अगर पूछा जाए प्रश्न एक और पूछा जाता है, और इसको मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपसे इसको डिलीट करने में समय ये कि जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले लिखा है हमने, तो यहाँ पे सर्वाधिक नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, यूपी के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। 5 जिले, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराज। पहला बोलिए हमारे साथ, श्रावस्ती, श्रा लिख दिए, फिर दूसरा चित्रकूट, चित्र लिख दिए, तीसरा कौशाम्बी, कौशाम्बी, और कौशाम्बी के बाद देखिए श्रावस्ती, यहाँ पे श्रा लिखे हैं तो इस पे आप श्रावस्ती, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए थे, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा।
श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी के बाद संत कबीर नगर है और महाराजगंज है। तीसरा है SKN मतलब संत कबीर नगर, यहाँ पर बखीरा पक्षी विहार है। फिर चौथा महाराजगंज, महाराजगंज यहाँ पर गिद्ध प्रजनन क्षेत्र केंद्र की स्थापना किया गया है महाराजगंज में। महाराजगंज भी एक जिला है। फिर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में भी वही जिले थे टॉप 5, और परसेंटेज जनसंख्या में भी वही जिले थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं और क्या उनका हमें परसेंटेज भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा। तो श्रावस्ती 3.5% है वहाँ पे जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या। तो सबसे पहले श्रावस्ती 3.5%। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है कुशीनगर, तीसरा महाराजगंज, चौथा सुल्तानपुर और पांचवा प्रतापगढ़। तो कुशीनगर, फिर तीसरा है महाराजगंज, चौथा है सुल्तानपुर, पांचवा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में क्या सबसे ज्यादा होता है? आंवला। तो ये थी नगरीकरण उत्तर प्रदेश की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। देखते हैं वीडियो अगर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा तो हम इसी में कनेक्ट कर देंगे। SC और ST वाले जनसंख्या बचा है, तो SC और ST वाला जनसंख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगला वीडियो। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे हम जो अनुसूचित जाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, किस जिले में कितने पाए जाते हैं, किस जिले में कितने कम हैं, किस में ज़्यादा हैं, और अनुसूचित जनजाति से महत्वपूर्ण आंकड़े। गर्मी बहुत है, पसीना देखिए, मुंह भी सूख रहा है, पसीना भी निकल रहा है, लेकिन बस वही चीज़ याद करते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो हम लोग रोज़ करते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग इतिहास तो बदलेंगे ही, इतिहास बदलेंगे। लिख के लगा लीजिए कितने दिन बचे हैं आज से। तो आज 12 हैं, 12 और 14 दिन बचे हुए हैं। 14 दिन में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बिल्कुल जान लीजिए कि जादू की झप्पी मिलने वाली है 14 दिन में। इतनी मेहनत कर दीजिए कि पूरी ज़िंदगी में आप जितनी मेहनत ना किए हों उतनी मेहनत इन 14 दिन में कीजिए। इस 14 दिन में आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। एक बार आप ग्राम विकास अधिकारी बन गए, समझ लीजिए कि पूरे गांव, जिस गांव में आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ तो सम्मान इज्जत होगा ही, आपके गांव वालों का नज़रिया बदल जाएगा, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार सबका नज़रिया बदल जाएगा। अरे भाई, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, इतना ज़्यादा काम होगा, जी सर सब आगे पीछे करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, जुनून कम मत होने देना। मात्र 14 दिन, लंबा नहीं टिकना है, मात्र 14 दिन में अपनी ज़िंदगी बदल लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।